लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम कैलकुलेशंस पर कुछ बात करते हैं पहले। लॉगरिथम डिफाइंड कैसे है, इसकी डेफिनेशन ये है, इफ x इज इक्वल टू a टू द पावर y, अगर x हो a टू द पावर y, then log of x to the base a equals y, या y is equal to log of x to the base a। इसको रीड करते हैं, logarithm of x to the base a। ठीक है, लॉगरिथम तब डिफाइंड होता है तब सबसे पहली बात तो बेस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात x मस्ट आल्सो बी पॉजिटिव, मतलब लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर से डिफाइन कर सकते हैं और जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। और हमारे डिस्कशन के लिए हम a की वैल्यू 1 से बड़ी लिया करेंगे, वैसे a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बस यही रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम उसको 1 से बड़ा भी माना करेंगे। ठीक है, जैसे अगर x हो e टू द पावर y, e जो है वो यूलर्स कांस्टेंट होता है, यूलर्स कांस्टेंट, इसको नेचुरल बेस भी बोलते हैं। ये एक इर्रेशनल नंबर है, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.72 होती है, 1 से कुछ बड़ी होती है। ठीक है ना, अगर x e टू द पावर y हो तो y होगा log of x टू द बेस e, जिसको अपन ln x भी लिखते हैं। अगर बेस e है तो उसको अपन शॉर्ट में सिर्फ ln x लिखते हैं। ठीक है ना, और e जो है वो नेचुरल बेस कहलाता है लॉगरिथम का, नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम। दो ही बेसिस हम अपनी कैलकुलेशंस में ज्यादा देखा करेंगे, एक तो e है और उससे भी ज्यादा कॉमन है बेस की वैल्यू 10 लेना। अगर x हो 10 टू द पावर y, then y is log x to the base 10 या सिंपली log x। अगर बेस मेंशन ना रहे तो बेस 10 माना जाता है, और ln x लिखा रहे तो बेस e मानते हैं, log x लिखा रहे तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 अज्यूम किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि अपन देख रहे हैं e 2.72 है और ये बेस 10 भी 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा हो, if base is greater than 1, then log x, y is equal to log x is an increasing function। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कहने का मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे log x की वैल्यू बढ़ती है। दैट इज फॉर ऑल x2 greater than x1, log x2 would also be greater than log x1। अगर बेस 1 से बड़ा हो तो, और हमारे लिए तो बेस e या 10 रहेगा जो कि 1 से बड़ा ही है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। लॉग ऑफ 1 क्या होगा, 1 का लॉग क्या हुआ करेगा, इसके लिए आप ये सोचिए, आप ये सोचिए कि y क्या लिया जाए कि x की वैल्यू 1 आ जाए, x की वैल्यू 1 आ जाए, इसके लिए अपन को y क्या लेना चाहिए, उसका जवाब है 0 लेना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है हर्षिता, मेरी वॉइस क्लियर है हर्षिता? ओके,
देखो अगर 1 का लॉग लेना है तो ये सोचो कि 10 की पावर क्या रेज की जाए कि 1 आ जाए। उसका जवाब है 0। तो 1 का लॉग 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी रहे, log of 1 इज ऑलवेज 0। दूसरी बात, log of a to the base a, log of a to the base a क्या होगा? इसके लिए आप ये सोचिए कि a की पावर क्या रेज करें कि वापस a ही आ जाए। उसका आंसर है 1। a की पावर 1 रेज करने पर a आ जाता है, इसका मतलब log of a to the base a की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर बेस और नंबर सेम है तो log की वैल्यू 1 आती है, 1 का log 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब log 10 की वैल्यू 0 है, ln e की वैल्यू 0 है, सॉरी ln e की वैल्यू 1 है। log 10 की वैल्यू 1 है, ln e की वैल्यू 1 है। log 1 की वैल्यू 0 है, ln 1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, log of a to the power n to the base a हमेशा n होता है। ठीक है ना, a की पावर n is a to the power y। तो यहां से अपन लिख सकते हैं log of a to the power n to the base a is y। तो y को बेसिकली n के बराबर ही होना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। log 10 स्क्वायर को अपन 2 लिख सकते हैं, log 10 to the power -3 को -3 लिख सकते हैं। log of a to the power n होता है। ठीक है, log of a to the power n is n, अगर बेस भी a हो। log of a to the base a is 1 and log of 1 is 0। क्योंकि log 1 0 है और हम जान रहे हैं कि log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। For all x2 greater than x1, log x2 is greater than log x1। क्योंकि 1 का log 0 है, इसका मतलब 1 से बड़े नंबर का log पॉजिटिव होगा। 1 से बड़े नंबर का log पॉजिटिव और 1 से छोटे नंबर का log नेगेटिव होगा। कुछ इंटरनेट इश्यू आ रहा है, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, बट प्लीज बेयर विद मी। log of x is positive for all x greater than 1। क्योंकि 1 का log 0 है तो 1 से बड़े नंबर का log पॉजिटिव होगा। क्योंकि 1 का log 0 है, इसका मतलब 1 से छोटे नंबर का log नेगेटिव होगा। तो 1 से छोटे नंबर का log नेगेटिव और 1 से बड़े नंबर का log पॉजिटिव। ये सिंबल है फॉर ऑल का। For all x greater than 1, log x is positive. For all x less than 1, log x is negative। ठीक है ना, यहाँ पर अपन बेस 10 लेकर चल रहे हैं। अपन मान रहे हैं कि बेस इज 10। अगर बेस मेंशन नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 अज्यूम किया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जो हम अपनी कैलकुलेशंस में काफी यूज किया करेंगे, पर उनको अभी इंप्रूव करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे और यूज करना स्टार्ट करेंगे। पहला तो है प्रोडक्ट रूल। log x1 प्लस log x2, अगर बेस सेम रहे तो log x1 प्लस log x2 को अपन लिख सकते हैं log x1 x2, कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेस को सेम रखते हुए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो दो क्वांटिटीज जिनका लॉग लिया गया है सेपरेटली, उनको हम प्रोडक्ट में लेकर मल्टीप्लाई करके एक साथ लॉग ले सकते हैं। दूसरा रिजल्ट
log x1 minus log x2 is log x1 by x2, log x1 by x2। तो ये क्वोशिएंट रूल है, क्वांटिटीज अगर सब्ट्रैक्शन में हो तो उनको कंबाइन करके डिवाइड कर सकते हैं। log x1 minus log x2 is log x1 by x2, log x1 plus log x2 is log x1 x2। और तीसरा एक्सपोनेंशियल का है log x to the power n, log x to the power n is n log x। ठीक है ना, x की पावर n का log लेना हो तो n को बाहर निकाल के आप log x ले सकते हैं और फिर n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आप काफी एक्सटेंसिवली यूज करेंगे अपनी लॉग कैलकुलेशंस में। ठीक है, आगे की पूरी एनालिसिस में लॉग का बेस 10 चलने वाला है। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में जितनी भी लॉगरिथम कैलकुलेशंस हम करेंगे उन सब में लॉग का बेस 10 रहेगा। और आगे भी केमिस्ट्री में हर चैप्टर में बाय डिफॉल्ट बेस 10 ही माना जाएगा। अगर ln x लिखा हुआ है तो फिर बेस e माना जाएगा। ठीक है ना, ln x को 2.303 का फैक्टर यूज करके log x में कन्वर्ट कर सकते हैं। ln x is 2.303 टाइम्स log x। ये जो 2.303 है ये एक्चुअली ln 10 की वैल्यू है, ln of 10। तो ये ln x और log x के बीच का रिलेशन है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट ग्राफ देखते हैं। ln log x वर्सेस x का ग्राफ, log x वर्सेस x का ग्राफ। ध्यान रहे log सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही डिफाइंड है, नेगेटिव नंबर का log डिफाइंड नहीं है। फिर से सुन लो, log की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है लेकिन नेगेटिव नंबर का अपन log नहीं ले सकते। log x नेगेटिव हो सकता है लेकिन नेगेटिव x का log नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अपन ने भी जाना था कि 1 का log 0 होता है और इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण 1 से बड़े नंबर का log पॉजिटिव और 1 से छोटे नंबर का log नेगेटिव होगा। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे log x भी बढ़ता जाएगा और इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। जैसे जैसे x कम होता जाएगा वैसे वैसे log x भी कम होता जाएगा, मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। As x tends to 0, log x tends to minus infinity। ध्यान रहे log of 0 डिफाइंड नहीं है, 0 का log नहीं ले सकते। हाँ, जैसे जैसे हम 0 के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे log x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, बट एग्जैक्ट 0 का log डिफाइंड नहीं है। और जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा log x भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं, x है 10 to the power y, तो अगर हम x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सिमिलरली x है 10 to the power y, तो अगर हम x को 0 की तरफ ले जाना चाहते हैं, we want the x to approach 0, then this power should be approaching minus infinity। अगर ये पावर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। कहने का मतलब जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करता है log x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। यहाँ पर ये log x की वैल्यू y के बराबर है, y is log x। तो ये ग्राफ अपन को समझ में आना चाहिए। इसमें दिख रहा है कि log x एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे log x की वैल्यू भी बढ़ती है। तो अभी तक हमने क्या जाना, एक बार फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने लॉगरिथम को डिफाइन किया, अगर x हो a to the power y, then log of x to the base a is y, या y बराबर log of x to the base a। a कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ दो ही बेसिस पर फोकस कर रहे हैं, एक तो यूलर्स कांस्टेंट और एक tan। ठीक है ना, इस चैप्टर में हम कंसिस्टेंटली बेस tan ही लेकर चलेंगे। अगर x हो 10 to the power y तो y होगा log of x to the base 10।
अगर बेस 1 से बड़ा हो तो log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब अगर x2 x1 से बड़ा है तो log x2 भी log x1 से बड़ा होगा। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानिए। 1 का log 0, log of a to the base a is 1, log of a to the power n is n, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और ये एक्सपोनेंशियल वाला रूल। ये है ln x और log x के बीच का कन्वर्जन। ये है log x वर्सेस x का ग्राफ, जो कि ये शो कर रहा है कि log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉगरिथम वैल्यूज जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट लॉगरिथम वैल्यूज जो हमारे कैलकुलेशंस में हमारे काम आएंगी। log 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 का log 0, ठीक है ना, चाहे बेस कुछ भी हो, 1 का log 0 है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, जिसको अपन 2 डिजिट्स तक ही याद रखेंगे, 0.30। इनफैक्ट ज्यादातर log वैल्यूज हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही यूज करेंगे। log 3 की वैल्यू 0.4778 होती है, जिसको राउंड ऑफ करके हम 0.48 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे log x की वैल्यू भी बढ़ रही है। log 4 कैसे फाइंड करेंगे? अगर अपन को प्रीवियसली फाउंड वैल्यूज को यूज करते हुए log 4 फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और फिर उसको आगे बढ़ा के 2 log 2, मतलब log 2 का डबल, which would be 0.6020, approximately 0.60। तो ये कुछ कॉमन log वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये वैल्यूज आपको याद ही करनी पड़ेंगी। log 5 0.6990 होता है, उसको अपन अप्रोक्सीमेटली 0.70 के फॉर्म में याद रखेंगे। log 6 कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं? 6 को ब्रेक कर सकते हैं 3 into 2 और फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके log 3 plus log 2, which is 0.4778 plus 0.3010, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 0.78 आती है। तो ये वैल्यूज अपन को मेमोराइज करनी पड़ेंगी। log 2 is 0.30, log 3 is 0.48, log 4 is 0.60, log 5 is 0.70, log 6 is 0.78। आप देख रहे हैं log बढ़ तो रहा है लेकिन सक्सेसिव वैल्यूज के बीच का गैप भी कम होता जा रहा है। log 1 के बाद log 2 में जो इंक्रीमेंट था, log 2 से log 3 आने पर उतना इंक्रीमेंट नहीं है, log 3 से log 4 आने पर उससे कम इंक्रीमेंट है, log 4 से log 5 आने पर और भी कम इंक्रीमेंट है। तो जो इंक्रीमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। इसी वजह से आप देख सकते हैं ग्राफ भी सैचुरेशन की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच जरूर कर रहा है बट ग्रेजुअली। स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एक्स पर फास्टर इंक्रीमेंट आता है और लार्जर वैल्यूज ऑफ एक्स पर स्मॉल इंक्रीमेंट आता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। log 7 की वैल्यू होती है 0.845। मैं चाहूंगा आप लोग log 8 फाइंड करें, log 9 फाइंड करें प्रीवियसली गिवन वैल्यूज से। log 10 तो आई थिंक आप बता ही सकते हैं। log 10 क्या? जब बेस और नंबर सेम हो तो log की वैल्यू 1 होती है। तो बताओ log 1000 क्या होगा? श्रेया? इसलिए अपने आपको अनम्यूट ना करें। हाँ डी ऑन बोलो। सर log 1000 की वैल्यू 3 होगी। log 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, जो कि आगे बढ़ के 3 log 10 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये ओवरऑल 3 आ गया। ऐसे अगर फाइंड करना हो
log 0.0001, तो उसको लिख सकते हैं log 10 to the power -4, which will come out to be -4. तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लॉग हैं. होपफुली आपने log 8 फाइंड कर लिया. log 8 को 2 क्यूब के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. फिर आगे बढ़ के लिख सकते हैं 3 log 2, which would be 0.9030, approximately 0.90. 9 को ब्रेक कर सकते हैं 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log 3, अप्रोक्सीमेटली 0.96 आएगा. उससे थोड़ा कम आएगा लेकिन अपन अप्रोक्सीमेटली 0.96 ही ले लेंगे. कुछ और नंबर्स के लॉग भी आप याद रख सकते हैं, कभी कभी कैलकुलेशंस में काम आ सकते हैं. log 11 है 1.04. log 12 फाइंड करने की कोशिश करें. log 13 है 1.11. ऑब्वियसली log 13 और log 11 की वैल्यू के बीच में ही log 12 होगा. log 14 फाइंड करने की कोशिश करें. log 15 फाइंड करें. log 16 फाइंड करें. Try to determine these values with the help of already known values. दीपांश, log 12 कैसे फाइंड करेंगे? सर log 3 plus log 4. को 3 into 4 लिखेंगे और फिर ब्रेक कर सकते हैं. कोई और पर्सन किसी और तरीके से भी ब्रेक कर सकता है. log 3 is 0.4778 and log 4 is 0.6010. कंबाइन करने पर अप्रोक्सीमेटली 1.08 आएगा, जो कि 1.04 और 1.11 के बीच में है. log 11, log 12, log 13 ये सब आप मेमोराइज कर लें तो बेटर रहेगा. 14 को भी स्प्लिट कर सकते हैं 7 2, log 7 plus log 2. इसी तरह के मैनिपुलेशंस करना हमें सीखना होता है लॉग कैलकुलेशंस में, कि नंबर को कैसे ब्रेक किया जाए, स्प्लिट किया जाए. log 7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.845 होती है और log 2 है 0.3010. ठीक है, तो ये कंबाइन करके 1.146 आता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1.15 के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. 1.15. log 15 को कोई 30/2 लिख सकता है, 3 into 5 लिख सकता है और फिर उसको सम के फॉर्म में स्प्लिट कर लिया. यहाँ पर अपन ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. log 3 रफली 0.48 है, log 5 रफली 0.70 है, तो ये 1.18 होगा. 16 को अपन 2 to the power 4 लिख सकते हैं. आगे बढ़कर 4 log 2, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.20 आएगा. इन सभी कैलकुलेशंस में थोड़ा थोड़ा एरर है, पर इतना एरर हम यूजुअली अपनी कैलकुलेशंस में अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं. तो ये पहले कुछ नेचुरल नंबर्स के लॉग वैल्यूज हैं. इनके बेसिस पर कुछ और लॉगरिथम्स फाइंड करने की प्रैक्टिस करते हैं. डिटरमिन द फॉलोइंग लॉगरिथम्स. फाइंड करें ये लॉग वैल्यूज. log 3300, log 0.18, log 0.0035, log 720. फाइंड करें ये लॉग वैल्यूज. का क्या वैल्यू मिली log 3300 की? सर 3.52. कैसे स्प्लिट किया आपने इसको?
Sir, 11 multiply 3 multiply 10's power 2. Log 11 plus log 3 plus 2. Right, log 3 plus log 11 plus log 100, 100 का log 2 होता है 0.48, 1.04 एंड 2, तो ये 3.52 आ जाएगा। बस इसी तरह की कैलकुलेशंस, इसी तरह की स्प्लिटिंग ऑफ नंबर्स हमें करना आना चाहिए। पहले नंबर को एक प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में स्प्लिट करें, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे 0.18 को मैं स्प्लिट कर रहा हूं एज 9 into 2 upon 100, कोई और पर्सन किसी और तरीके से भी स्प्लिट कर सकता है। log 9 plus log 2 minus log 100, तो प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल अपन एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। 0.9 रफली log 9 रफली 0.96 है, प्लस 0.30 माइनस 2, तो आप देखेंगे ये वैल्यू -0.74 आएगी, नेगेटिव आएगी। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 1 से छोटे नंबर का लॉग नेगेटिव आएगा, 1 से बड़े नंबर का लॉग पॉजिटिव आएगा, और 1 का लॉग 0। 0.0035 को आप कैसे ब्रेक करेंगे? इसको 35 into 10 to the power -4 लिख सकते हैं। 10 to the power -4 का लॉग सिंपली -4 होगा। 35 को अपन 5 into 7 लिख सकते हैं, या 70/2 भी लिख सकते हैं। log 5 is roughly 0.7 and log 7 is 0.845, -4 plus 1.545, तो ये approximately -2.45 आ रहा है रफली। मिल गई थी ये वैल्यू हर्षिता? यस सर। 720 का लॉग कैसे फाइंड किया आपने? सर लॉग 8 into 9 into 1 मतलब 10 into 10, सही है। और इन सभी नंबर्स का लॉग हमें पता है। log 8 is 0.9 plus 0.96 plus 1, 1.86 plus 1 2.86। बस इसी तरह से लॉग फाइंड किया जाता है। आप कुछ इनिशियल नंबर्स के लॉग मेमोराइज कर लें और प्रोडक्ट में या डिवीजन में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस ऑब्वियसली लॉग कैलकुलेशंस में हम आगे क्लास में भी करेंगे, पीएच कैलकुलेशंस के दौरान, ठीक है। और इसकी जो रिवर्स प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एंटी लॉग फाइंड करना। डिटरमिन x if log x is -5.1। एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं? एंटी लॉग फाइंड करने के लिए वैसे तो लॉग और एंटी लॉग की टेबल्स होती हैं, लेकिन अभी हम कैसे फाइंड करेंगे? अभी फिर से अपन को नंबर्स को स्प्लिट करना पड़ेगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो हम नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, और जब हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो हम नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। और ब्रेक इस तरह से करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि वो जो हमने नंबर्स बनाए हैं ब्रेक करके वो किसका लॉग है। जैसे -5.1 को लेकर मेरे माइंड में आया कि मैं इसको -6 + 0.9 लिख सकता हूं। लिखने को कोई और किसी और तरीके से भी लिख सकता है, पर मेरे माइंड में ये आया कि इसको अपन -6 + 0.9 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए आया क्योंकि मुझे पता है कि -6 किसका लॉग है और 0.9 किसका लॉग है। -6 है log 10 to the power -6। इंटीजर और फ्रैक्शन में आपको ब्रेक करना होगा। जो भी गिवन नंबर है उसको आप यूजुअली इंटीजर और फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट तो -6 बनाया मैंने और फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 बनाया। -6 जो है वो 10 to the power -6 का लॉग है, और 0.9 आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली log 8 के बराबर होता है।
इस तरह से मैंने इसको दो नंबर से ब्रेक किया, जिसका मुझे पता था कि फर्स्ट नंबर किसका लॉग है और सेकंड नंबर किसका लॉग है। बस अगर ऐसा अपन स्प्लिटिंग कर पाए तो फिर हम एंटी लॉग फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों नंबर्स को कंबाइन किया तो ये क्वांटिटी बनी। लेफ्ट में log x है और राइट में log 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है। इसका मतलब क्लियरली x की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ही होगी। ध्यान रहे, एक x के लिए एक ही पर्टिकुलर log x मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये जो log x की वैल्यू है ये मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x के लिए मिल जाएगी, एक ही यूनिक वैल्यू के लिए मिलेगी, और वो यूनिक वैल्यू ये है, ठीक है ना। x गिवन हो तो log x फाइंड करना हमने पहले सीखा। अब log x की वैल्यू गिवन है और x फाइंड करना है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंटी लॉग लेना। अगर लॉगरिथम वैल्यू गिवन हो और ये पता लगाना हो कि ये किस नंबर का लॉग है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एंटी लॉगरिथम फाइंड करना, फाइंडिंग एंटी लॉगरिथम। और अभी के लेवल पर थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन करके लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना सीखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो अपन को log x की वैल्यू 0.1 दे रखी है और पता लगाना है कि ये किस किस x के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इसको दो नंबर से ब्रेक करो जिनके बारे में हमें पता रहे कि फर्स्ट नंबर किसका लॉग है और सेकंड नंबर किसका लॉग है। तो मैंने इसको 1 माइनस 0.9 लिख दिया। लिखने को इसको 0.2 माइनस 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.3 माइनस 0.2 भी लिख सकते हैं, लेकिन स्प्लिटिंग ऐसे करनी है कि अपन को कुछ ब्रेक थ्रू मिले, कुछ सफलता मिले। और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 1 जो है वो 10 का लॉग है और 0.98 का लॉग है। ये ब्रेक थ्रू हमें मिला। इन दोनों नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता चल गया कि ये किसका लॉग है और दूसरा नंबर किसका लॉग है। अब इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये 10/8 बन रहा है, मतलब 1.25। लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ लॉग है तो लॉग को हटा देंगे और x की वैल्यू है 1.25। ऐसे नहीं बोलते कि हमने लॉग से लॉग कैंसिल कर दिया, लॉग से लॉग कैंसिल नहीं करते। अगर आप लॉग से लॉग कैंसिल करने की बात फॉलो करोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर आप log 4/log 5 को log log हटा के 4/5 लिख दोगे, क्योंकि एब्सोल्युटली ब्लंडर हो जाएगा। तो ये मत कहना कि log से log कैंसिल किया, बस ये कहना कि अगर log x की वैल्यू log 1.25 है तो डेफिनेटली x की वैल्यू 1.25 है। log को हम हटा रहे हैं, कैंसिल करना वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो चलिए इसी तरह के मैनिपुलेशंस कुछ और केसेस में आप लोग करके देखिए। log x की वैल्यू 4.52 है तो x क्या होगा। अगर log x की वैल्यू -8.96 हो तो फिर x क्या होगा। अगर log x की वैल्यू -0.2 हो तो x क्या होगा। x फाइंड करने की कोशिश करें, इसी को एंटी लॉगरिथम लेना बोलते हैं। pH फाइंड करने के लिए log लेते हैं और pH गिवन होने पर हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की चीजें करना हमें आना चाहिए। 4.52 को आप लोग कैसे स्प्लिट करने के बारे में सोच रहे हो। मुस्कान जैन, कुछ सोचा आपने इस बारे में। Yes, sir. -5 plus 0.48, so log 10 to the power -5 plus log 3. लेकिन ये x की माइनस तो value- है ही नहीं। तो कई बार अपन अपने अगर- माइंड में कुछ चीजें सोच लेते हैं और वही हमें सामने भी दिखने लग जाती है। ध्यान रहे जो लिखा है वही देखें। इसको 5 माइनस 0.48 लिख सकते हैं और 5 को आगे बढ़ाकर log of 10 to the power 5 लिख सकते हैं और 0.48 को log 3 फिर कंबाइन कर लें
ये डिवीजन में जाएगा 10 into 10 to the power 4/3, मतलब 3.33 into 10 to the power 4। अब दोनों तरफ से log हटा दें तो x की वैल्यू रफली 3.3 into 10 to the power 4 आ रही है। फाइंड कर ली थी ये वैल्यू। 8.96 है विद अ नेगेटिव साइन। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? अमनदीप, भवदीप, आप बताओ। -8.96 को कैसे स्प्लिट करेंगे? भवदीप चौधरी। हाँ प्रियंका बोलो। सर -8 -0.96। हाँ -8 -0.96 कर सकते हैं, या फिर कोई इस तरह से भी सोच सकता है -10 + 1.04। दोनों ही सही है, लगभग सेम वैल्यू ही मिलेगी दोनों तरफ से, ठीक है ना। जैसे मैंने सेकंड वाला मेथड अगर यूज किया तो -10 को लिख सकते हैं 10 to the power -10 का log, और 1.04 log 11 है। कंबाइन कर दें तो ये 1.1 into 10 to the power -9 हो जाएगा। फिर log हटा दें तो x की वैल्यू आ गई 1.1 into 10 to the power -9। कितने लोग ये वैल्यू ऑब्टेन कर पाए हैं? नव्या मिल गई थी? ओके। -0.20 को कैसे स्प्लिट करेंगे? अमनदीप। सर 0.8 -1। 0.8 -1 को कर सकते हैं, पर उससे भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रहेगा कि अगर मैं इसको 0.7 -0.9 लिख दूं, सॉरी हाँ 0.7 -0.9, और 0.7 जो है वो log 5 है, 0.9 log 8 है। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्प्लिटिंग हो रही है 5/8, x की वैल्यू 5/8 है। डेसिमल में लिखें तो 0.625 है x की वैल्यू। इस तरह से हम एंटी लॉग ले सकते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस आप लोग अपने लेवल पर करें। कोई भी नंबर लिखकर उसका लॉग और एंटी लॉग फाइंड करने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। बाकी प्रैक्टिस तो लॉगरिथम कैलकुलेशंस में हो ही जाएगी। तो ये लॉग का बेसिक इंट्रोडक्शन था जितना अपने काम आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग: log of 1 is 0, log of a to the base a is 1, log of a to the power n is n। इस तरह की चीजें आप ध्यान रखें। जो लॉग वैल्यूज मैंने लिखवाई हैं उनको मेमोराइज करें। मेमोराइज कर लेंगे तो कैलकुलेशन में टाइम सेव होगा, ठीक है। और लॉग और एंटी लॉग फाइंड करने की कुछ बेसिक प्रैक्टिस करें। चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से। .2 grams of N2O4 dinitrogen tetroxide is taken in a 1-liter vessel and the following equilibrium is established. Following equilibrium is established. N2O4 के डिसोसिएशन का रिएक्शन, at equilibrium 50% of N2O4 has been dissociated. इक्विलिब्रियम आने तक 50% N2O4 का डिसोसिएशन हो चुका है। and you need to determine the Kc for the reaction. रिएक्शन के corresponding equilibrium constant Kc फाइंड करें। आसान क्वेश्चन है। फास्टर वे में सॉल्व करिए।
की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आई थिंक N2O4 का मोलर मास 92 ग्राम्स पर मोल आएगा, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.1 मोलर। NO2 शुरू में है नहीं, बाद में इक्विलिब्रियम पर 50% डिसोसिएशन हो गया। हाँ डियोन, क्या आंसर मिला? 50% डिसोसिएशन का मतलब 0.05 मोलर की कमी आई, और NO2 की कॉन्सेंट्रेशन में 0.1 मोलर का इंक्रीमेंट आएगा, तो ये सर 1 0.05 मोलर एंड 0.1 मोलर रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम। यहाँ से अब हम Kc फाइंड कर सकते हैं, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन, 0.01 अपॉन 0.05, जो कि 1/5 आ जाएगा 0.20। डियोन, यही आंसर मिला है? नो नव्या, तुम्हें ये आंसर मिला है क्या? कोई प्रॉब्लम आंसर में? यस सर, यही आंसर है। आंसर यही होगा 0.20। यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन जो अपनी एक्सरसाइज शीट का है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, एक्सरसाइज शीट का 77th क्वेश्चन। उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा। आपके पास सेट तो होगा, उसमें जाकर वो क्वेश्चन ओपन करें। वो अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन उसमें दे रखी है, और बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है, और शुरू में अपन ने प्योर अमोनिया लिया था। शुरू में अपने पास सिर्फ अमोनिया था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P है, और वो टोटल प्रेशर अमोनिया के प्रेशर से काफी ज्यादा है। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया PNH3 है, तो PNH3 P से काफी छोटा है, P जो है वो PNH3 से काफी बड़ा है। उसके बाद PNH3 का एक्सप्रेशन पूछा है Kp और P के टर्म्स में। तो इस क्वेश्चन में अगर अपन स्मार्टली प्रोसीड नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं। इक्विलिब्रियम पर जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। टोटल प्रेशर P है। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर अगर मैं लेफ्ट में लाऊं तो राइट में बचती है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और अमोनिया का प्रेशर टोटल प्रेशर में बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब P में से PNH3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी अप्रोक्सीमेटली P ही आएगा। मतलब टोटल प्रेशर एसेंशियली दो गैसेस के कारण है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। एक बात और समझो, जितना नाइट्रोजन बनता है उसका ट्रिपल अमाउंट में हाइड्रोजन बनता है। तो अगर नाइट्रोजन का प्रेशर x बार क्रिएट होता है तो हाइड्रोजन का प्रेशर 3x बार क्रिएट होगा। ये बात तो सही है ना, इनके मोल्स 1:3 के रेशियो में बनेंगे। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन x बार क्रिएट हुआ है तो हाइड्रोजन का 3x बार क्रिएट होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी P/4। x की वैल्यू P/4 आ गई, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन P/4 है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 3P/4 है। अब ये वैल्यूज यूज करते हुए हम Kp का एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि है PNH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विच इज P/4 into partial pressure of hydrogen which is 3P/4 का क्यूब। यहां से फिर हमें डिजायर्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा Kp P to the power 4
3 to the power 3 upon 4 to the power 4। अब अपन को लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया तक पहुंचने के लिए। ऐसा करने के बाद Kp की पावर 1/2 हो जाएगी, 3 की पावर 3/2 हो जाएगी, p स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, विच इज 16। इस तरह का एक्सप्रेशन जनरेट होगा जो कि आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये मेथड समझ में आ गया आपको? इसमें अगर आप किसी और तरीके से जाओगे तो आप फंस सकते हो और फिर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा जिससे बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? इसके अलावा इसी एक्सरसाइज में 10th नंबर का क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। 10th नंबर का क्वेश्चन, उसका डेटा मैं नोट कर रहा हूं। उसमें अमोनिया का डिसोसिएशन दिखाया गया है इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और Kp की वैल्यू 1.5 इंटू 10 to the power 3 है 400 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा बोला गया है। और शुरू में बोल रहा है कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोजन का 0.15 एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब शुरू में अमोनिया नहीं है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शुरू में अपने पास कोई अमोनिया प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो एक बार आप लोग ट्राई कर लो, अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर किया है तो भी फिर से कर लो, देन आई विल डिस्कस। इस क्वेश्चन में एक्चुअली अपन को थोड़ा अजम्पशन लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Kp की वैल्यू इतनी छोटी वैल्यू नहीं है, ग्रेटर देन 1 मानी जा सकती है। और जब Kp की वैल्यू 1 से काफी बड़ी होती है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस साइड के पास होता है? प्रोडक्ट्स के पास। और उस केस में अगर रिएक्शन को हम बैकवर्ड्स लाएं तो इक्विलिब्रियम पास पड़ेगा। क्लास में मैंने आपको एक जनरल स्ट्रेटेजी बताई थी कि इक्विलिब्रियम को हमेशा उसकी पास वाली पोजीशन से अप्रोच करना चाहिए। अगर Kc लेस देन 1 हो तो फॉरवर्ड जाते हुए इक्विलिब्रियम अप्रोच करना चाहिए, और ग्रेटर देन 1 हो तो बैकवर्ड्स आते हुए इक्विलिब्रियम अप्रोच करना चाहिए। इसका मतलब वी शुड स्टार्ट विद प्योर प्रोडक्ट्स एंड फॉर्म सम रिएक्टेंट्स। इफ Kc is greater than 1, आप दिल्ली है दिन products only, start with products only and form some reactants। कुछ reactants बनाएं और फिर चेंज को नेग्लेक्ट करने के बारे में सोचें। आपको ये अप्रोच समझ में आ रही है हर्षिता? यस सर। लेफ्ट टू राइट जाते थे Kc लेस देन 1 होने पर, यहाँ राइट टू लेफ्ट आएंगे बिकॉज Kc इज ग्रेटर देन 1। और आप देख भी सकते हैं शुरू में रिएक्शन जो है उसमें Qp की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये बैकवर्ड्स ही आएगी, और बैकवर्ड्स आना ही प्रेफर्ड डायरेक्शन है। फिर चेंजेस लिखें x के टर्म्स में, -3x -x + 2x, ठीक है, या फिर x भी मान सकते थे। इक्विलिब्रियम पर 2x 0.1 - x 0.15 - 3x। तो यहाँ से Kp का एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है 0.1 - x इंटू 0.15 - 3x का क्यूब अपॉन 2x का स्क्वायर, और Kp की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 to the power 3। बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है लेकिन फिर भी रीजनेबली लार्ज है, तो हम चांस तो ले सकते हैं। एंड आई विल लाइक टू अज्यूम दैट 3x is very small as compared to 0.15। अगर 3x 0.15 से बहुत छोटा है, इसका मतलब मैं एसेंशियली मान रहा हूँ कि x जो है वो 0.05 से काफी छोटा है। तो x जो है वो 0.1 से तो काफी छोटा हो ही जाएगा।
कहने का मतलब हुआ कि 3x जो है वो 0.15 के सामने से नेग्लेक्ट हो जाएगा और x 0.1 के सामने से नेग्लेक्ट हो जाएगा। kp की वैल्यू है 1.5 into 10 to the power 3 is 0.1 into 0.15 का क्यूब। ऊपर वाले नंबर्स को नेग्लेक्ट कर दिया, ऊपर वाले x को, और नीचे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर। इसको लेफ्ट में ले आए, फिर कुछ कैंसिलेशंस करने के बारे में सोचें। 0.10 into 0.1 into 0.15 into 0.15 upon 1.5 into 10 to the power 3, 1.5 से कैंसिल हो रहा है 10 टाइम्स, ठीक है। कुल मिलाकर ऊपर जब जाएगा ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। इसको अपन 15 into 15 225 लिख सकते हैं। 225 into 10 to the power -4, 225 into 10 to the power -9 हो गया ये 22.5 into 10 to the power -8। यहाँ पर अपन स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लें। 22.5 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ये 4 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अंदाजा लगा दूं तो ये 4.7 मान सकते हैं इंटू 10 to the power -4। ये PnH3 मिल गया जो कि एसेंशियली 2x है। अगर ये 2x है तो x हो गया 2.35 into 10 to the power -4। सबसे पहले तो अपना आंसर रिपोर्ट करने से पहले अजम्पशन को चेक करें। अगर अजम्पशन सही नहीं है तो फिर हमें रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? किसको नेग्लेक्ट किया था वो ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया था वो नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई। 0.05 into 100 तो ये 2.35 upon 5 आ रहा है मेरे ख्याल से, जो कि 0.47% आ रहा है, क्योंकि 5% से कम है। आप में से कोई कंफर्म करेगा मेरी कैलकुलेशन के बारे में? डियोन तुमने करा? यस सर, सही है। आपको ये x की वैल्यू और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो है वो 4.7 into 10 to the power -4 है। अब हम ये रिपोर्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली बिकॉज आवर अजम्पशन इज वैलिड। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया ये एटमॉस्फेयर में आया है और ये आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सारा यही आंसर मिला था आपको? सर इसमें हमें पता कैसे चला कि जो कंसंट्रेशन दी है वो इक्विलिब्रियम की है या फिर इनिशियल है? क्योंकि सर एक्सप्रेशन तो सेम ही बन रहा है, तो आंसर सेम ही आ रहा है अगर इक्विलिब्रियम लेकर करें तो। ओके, आप कह रहे हो कि लैंग्वेज में ऐसा क्लियर नहीं है कि जो इनिशियल वो प्रेशर जो दे रखा है वो इनिशियल है या इक्विलिब्रियम वाला है। वैसे तो क्लियरली मेंशन नहीं है कि एट इक्विलिब्रियम में प्रेशर दिया हुआ है, तो अपन को इनिशियली मानना चाहिए। ऐसा लिखा होता है कि इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स आर 0.1 एटमॉस्फेयर एंड 0.15 एटमॉस्फेयर, तो फिर अपन अज्यूम कर लेते हैं। वैसे लगता है दोनों तरफ से आंसर सेम ही आ रहा है क्योंकि अजम्पशन वैलिड है, तो इस केस में ज्यादा मैटर नहीं करेगा। वैसे क्वेश्चन को और क्लियर होना चाहिए था, ये बात तो सही है, क्वेश्चन में और स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए था कि इनिशियल प्रेशर्स है ये। चलिए कोई बात नहीं, इसको अगर अपन इनिशियल मान ले तो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो बात हमने यहाँ पर सीखी। अगर इनिशियल प्रेशर से इनको माना जाए तो क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो प्रोसेस हमने यहाँ पर सीखी है, और वो भी अपने आप में एक लर्निंग है। हाँ नव्या बोलो।
सर अगर हम इसमें इनको इक्विलिब्रियम प्रेशर पार्शियल प्रेशर अज्यूम करेंगे तो केपी इनफाइनाइट हो जाएगा और इन्फिनिटी अपनी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये इनिशियल है। नहीं, उनका ये कहना है कि NH3 के बारे में तो क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि वो जीरो है क्या। तो ये सारा ये कह रही है कि अगर इक्विलिब्रियम पर ही N2 का प्रेशर 0.1 हो और H2 का 0.15 हो तो फिर NH3 का प्रेशर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब क्वेश्चन ये इनिशियल वैल्यूज की जगह इक्विलिब्रियम वैल्यूज दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन से इंटरप्रेट हो रहा है उनको। बट ये क्लियर तो नहीं है, क्लियरली तो लिखा नहीं है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर्स हैं। तो आई थिंक अपन इनको इनिशियली अज्यूम करेंगे, और क्योंकि आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो दोनों ही तरीकों को सही माना जा सकता है इंटरप्रिटेशंस को। बट क्वेश्चन शुड हैव बीन मोर क्लियर। एनीवेज, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम थी जिसको अपन ने सॉल्व करना सीखा। क्वेश्चन की डिमेरिट को अगर साइड में भी रख दें तो भी इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जिनमें केपी ग्रेटर देन 1 हो, वो हमने यहाँ पर सीखा, अजम्पशंस लेना सीखा, और वो लर्निंग आपको आगे के लिए कैरी करनी है। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। सेल्फ टेस्ट 19 की बात कर रहे हो ना? यस सर। सेल्फ टेस्ट 19 कुछ हद तक सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, सॉल्यूशंस चैप्टर से भी थोड़ा रिलेटेड है। जी सर। आपने एक सॉल्यूशन चैप्टर में एक लॉ के बारे में सुना होगा जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज Yes, लॉ sir. जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है या जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी गैस डिसॉल्व होता है वो पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। जितना उस गैस Yes, sir. का प्रेशर होता है अबव द लिक्विड सरफेस, उतना ही वो डिसॉल्व हो पाता है इनसाइड द लिक्विड। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड इंक्रीजेस इट्स सॉल्युबिलिटी। तो जो सोडा वाटर की बॉटल्स होती हैं या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है एट वेरी हाई प्रेशर्स। जब अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज करेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इनसाइड द सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ाने से CO2 पानी में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो जो सोडा वाटर की बॉटल बंद है उसमें Yes, sir. खासे अमाउंट में डिसॉल्व्ड है, लेकिन जैसे ही अपन उसको ओपन करते हैं, ओपन करते ही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होने से फिर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी कम हो जाने से फिर गैस बाहर निकलती है। Yes, sir. गैस बाहर निकलती है। यहाँ पर इस तरह का एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, ए गैसियस और ए एक्वस के बीच में इक्विलिब्रियम है। गैस और एक्वस, गैस भी है ऊपर और उसका डिसॉल्व अमाउंट भी है पानी के अंदर, ठीक है ना। तो अगर अपन इसका Yes, sir. प्रेशर कम करते हैं, ए गैस का प्रेशर अगर हम कम करते हैं तो इसको बढ़ाने के लिए ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। इसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाने का मतलब जो ए एक्वस है वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा और गैस में कन्वर्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही? अगर अपन ऊपर से लिड ओपन कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर उसका प्रेशर कम हो जाएगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कम हो जाएगा तो फिर उसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, और बैकवर्ड जाएगी तो फिर ए एक्वस का अमाउंट भी कम हो जाएगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए घटाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी घटेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी बढ़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसी रेशियो से बढ़ेगा। अगर पार्शियल प्रेशर डबल कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर 1/10 कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी 1/10 हो जाएगी। इसी को हेनरीज लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंगली अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही लग रहा है, decrease in pressure suddenly which results in a decrease in solubility of carbon dioxide gas in water। ठीक है,
चलिए ठीक है, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल वाइंड अप द सेशन। आप लोग अपने डाउट जरूर पूछें, चाहे ऑनलाइन पूछें या ऑफलाइन पूछें, पर अपने डाउट्स क्लियर जरूर करें। हाँ केशव बोलो। सर 78 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज का ही यस सर। 28 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। इसमें जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ। इसमें एक रिएक्शन है A+2। प्लीज म्यूट करो अपने आप को। गिव्स एंड इज गिवन बाय 2C + D। शुरू में क्वेश्चन बोल रहा है कि B की कॉन्सेंट्रेशन A का 1.5 टाइम्स है। अगर A की कॉन्सेंट्रेशन C0 है तो B की कॉन्सेंट्रेशन 1.5 टाइम्स C0 है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही करते चले, और इक्विलिब्रियम पर A और B की कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हो गई। अगर A में x का चेंज आएगा तो B में 2x का चेंज आएगा, माइनस के साइन के साथ। C में +2x और D में +x। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो गई C0 - x, 1.5 C0 - 2x, 2x एंड x रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन एक और बात बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पर A और B की कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हैं। इसका मतलब C0 - x एंड 1.5 C0 - 2x इक्वल हैं। That means 0.5 C0 is x. x बेसिकली C0/2 है, और ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पर वापस सब्स्टिट्यूट कर दें तो A की कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है C0/2, B की भी इक्वल ही है, C0/2 ही होगी। x की वैल्यू C0/2 है तो 2x जो है वो C0 हो जाएगा। तो ये सबकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस मिल गई। यहाँ से फिर हम Kc फाइंड कर सकते हैं। कोफिशिएंट्स का ध्यान रखें, concentration of C का स्क्वायर into concentration of D upon concentration of A into concentration of B का स्क्वायर। I think C0 वाले टर्म्स C0 तो ऊपर नीचे कैंसिल ही हो जाएगा। यस सर 4 आ जाएगा। केशव समझ। ओके सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, चलिए फिर ये सेशन एंड करते हैं। कीप आस्किंग योर डाउट्स। जैसा कि मैंने कहा, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी आप अपने डाउट जरूर क्लियर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।